नमस्कार। 12 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष ओधी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज काशी तमिल संगमम का करेंगे उद्घाटन। अपने संदेश में पीएम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत की सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का संगम होगा। बनारस स्टेशन पर मध्यरात्रि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से आए अतिथियों का किया भव्य स्वागत। ढोल नगाड़े और मंत्रोच्चार के बीच अतिथियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनीपोलो हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। ईटानगर का ग्रीनफील्ड डोनीपोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है विकसित। और प्रयागराज में 37वें अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का किया गया आयोजन। लगभग 42 किलोमीटर की यह दौड़ प्रयागराज के आनंद भवन से प्रारंभ होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर हुई समाप्त। तो चलिए बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी ट्विटर हैंडल पर तमिल संगमम कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर वो बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसको लेकर उत्सुकता और उत्साह है। Sacredness, spirituality, and sense of bliss. These threads connect the two diverse civilizations of India, Varanasi and Tamil Nadu. यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। The confluence between the two dates back to centuries. Come, let us rediscover the connection of our traditions and shared heritages at Kashi Tamil Sangamam in Varanasi from 17th November to 16th December. और तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचे अतिथियों का बनारस स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार मध्य रात्रि करीब 1 बजे तमिलनाडु से चली ट्रेन बनारस पहुंची, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। उत्तर एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति को सहेजे हुए काशी तमिल संगमम की पहली ट्रेन से उतरते हुए अतिथियों का काशी की परंपरा के अनुसार ढोल नगाड़े, मंत्रोच्चार और फूल माला के साथ स्वागत हुआ। स्वागत से अभिभूत सभी प्रतिनिधियों के चेहरे आधी रात में खुशी से खिले हुए नजर आ रहे थे। रामेश्वरम से चलकर बनारस पहुंची इस ट्रेन को 17 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर बनारस के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। I am a law student studying at Shastra University and we're here for the Kashi Tamil Sangamam. We've travelled by train from Tirchi to Varanasi and the reception here has been amazing. At every station we stop, we've been received very well by your people and we're really looking forward to the experience here. And we believe that the cultural experience, the immersion here is going to be amazing and we're really looking forward to it. We're very grateful for this opportunity for coming here. Everything has been excellently arranged and we're really looking forward to it. और उत्तर से दक्षिण के रिश्ते प्राचीन काल से ही काशी में विद्यमान है, वह चाहे पुराणों में हो या फिर पौराणिक ग्रंथों में या फिर आदि शंकराचार्य के रूप में हो। और यही कारण है कि इन रिश्तों को यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के वेद पाठी ब्राह्मण भी जानते हैं और उसकी मीमांसा करते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
तो काशी तमिल संगमम के जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है और इसमें लगभग 30 दिन ये काशी में त्योहार का माहौल रहेगा। त्योहार की तरह एक उत्सव मनाया जाएगा। 3000 से अधिक तमिल भाषी वहां पहुंचेंगे। 51 से अधिक कार्यक्रम होंगे। 75 से अधिक स्टॉल लगाएंगे, यानी कि जो ओडीओपी या फिर वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। तमिल से आए हुए जो स्थानीय कलाकार हैं, जो स्थानीय कारीगर हैं, वो भी अपने अपने उन्होंने स्टॉल लगाए और मकसद यही है कि दोनों राज्यों की जो संस्कृति है वो आपस में मिल सके, एक दूसरे को समझ सके। इस पर और अधिक जानकारी के लिए काशी से सीधे हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं, क्या कुछ चल रहा है आसपास आपके, कितना उत्सव का माहौल है? पहला जत्था आ चुका है, जो 12 ग्रुप आने उसमें से पहला पहुंच चुका है, क्या कुछ है आपके आसपास? देखिए संतोष, देर रात जो है पहला जत्था यहाँ पर आया था और उसके बाद लगभग उत्सव का जो माहौल था वो शुरू हो गया और यह उत्सव जो है निश्चित रूप से अपनी और पराकाष्ठा पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। फिर अगले 1 महीने तक लगातार जो है काशी और तमिल, उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के तमाम ज्ञान और विज्ञान नवाचार के क्षेत्रों में विचार विमर्श होंगे। तमाम संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, तमाम परंपराओं का आदान प्रदान होगा। लेकिन एक तथ्य जो मैं बार बार यह बात कह रहा हूँ कि तमिल से लेकर के और काशी यानी कि उत्तर और दक्षिण का जो है कोई नया संबंध नहीं है। मैं इसमें गंगा के तट पर केदार घाट पर खड़ा हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो केदार घाट पर जो है इस घाट को दिखाएं जो यहाँ पर बना हुआ है। ये बहुत प्राचीन है, कोई आज का नहीं है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दक्षिण और उत्तर का सामंजस्य कोई आज का नहीं है बल्कि प्राचीन काल से है। इसका पौराणिक ग्रंथों में जो है विवरण मिलता है। केवल इस पुराने अपने संबंधों को एक नया रूप दे करके फिर से इसे प्रोत्साहित और उत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, न किसी प्रकार की राजनीति का अवसर मिले। और यही कारण है कि इस नवाचार के जरिए प्रधानमंत्री उत्तर और दक्षिण को भारत सरकार यह चाहती है कि जो तमाम सारे अभिनव प्रयोग हो रहे हैं यहाँ से लेकर के वहां तक, एक दूसरे तक पहुंचे, एक दूसरे को लोग और भली भांति जाने और उस भली भांति जानने के साथ ही तमाम सारे क्षेत्रों में विकास के जो मापदंड तय हो रहे हैं उनको जाने, उनका उद्योग, उनकी हस्तशिल्प, उनकी कला, उन सारी चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकें और जान सकें। संतोष जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो आप पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहले जत्थे की बात कर रहे हैं, प्राचीनता की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप में युवा हैं उनकी संख्या अधिक है। इंजीनियरिंग से जुड़े बच्चे हैं, मेडिकल से जुड़े बच्चे हैं। क्या आपको लगता है ये एक बेहतर मौका है युवाओं के पास अपने देश की संस्कृति को समझने की, काशी की अलग जो संस्कृति है, जो ऐतिहासिकता है, जो पौराणिकता है, उसको समझने की? प्रधानमंत्री भी संवाद करेंगे। देखिए संतोष, बिल्कुल संतोष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप इसके जो संयुक्त प्रायोजन में हो रहा है तो उसके केंद्र में देखें IIT BHU है, IIT चेन्नई है। खास तौर पर टारगेट उस युवा वर्ग को किया जा रहा है। मैंने कहा आपसे कि नवाचार के वो तमाम अभिनव अनुसंधान जो हो रहे हैं दोनों स्थानों पर, उस अनुभव अनुसंधान लाभ पर भारत के हर वासी को मिले, उसमें न भाषा रुकावट आवे, न कोई परंपरा रुकावट आवे। और जब मेल जोल रहेगा, लोगों का आना जाना रहेगा, तो निश्चित रूप से वो तमाम सारी जो नवाचार की गतिविधियां हैं उन तक पहुंच पाएंगी। और यही कारण है कि टारगेटेड जो ग्रुप है वो युवा हैं। और युवा जो है, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, उन सबको जो है एक दूसरे के नवाचार से, उनके तमाम सारे शोध प्रबंधों से एक दूसरे को अवगत कराने के लिए, मिलाने के लिए यह एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। और इस प्रयोग के निहितार्थ जो है वो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की तो है ही है। राष्ट्र स्वतः जो है एक सूत्र में पिरोया अभी हुआ है, लेकिन उसको जो है एक नई शक्ल दे करके उस नए युवाओं को और नई पीढ़ी को जोड़ करके किस तरह से और आगे बढ़ा जाए, तेजी उसमें आवे, गति उसमें पकड़े, इसको लेकर के यह कार्यक्रम का आयोजन है। कहा जा सकता है कि जब हम धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, उसके साथ साथ ये शिक्षा का भी बड़ा एक समागम है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा। देखिए बिल्कुल संतोष, जो साफ तौर पर अगर काशी की बात करें तो काशी को ज्ञान की नगरी कहते हैं और कांची को जो है कमनीयता के लिए जाना जाता है। ज्ञान जब सुंदर होता है, वह सुंदर ज्ञान जो है निश्चित रूप से सुंदर समाज की रचना करता है, सुंदर व्यक्ति की रचना करता है, सुंदर राष्ट्र की रचना करता है। और एक ऐसा सुंदर राष्ट्र जो धर्मनिष्ठ होता है, धर्मनिष्ठ जो होता है वही मानवीय होता है, जो मानवीय होता है वही समाज के लिए बेहतर तरीके से कार्य करता है, वही अपने राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित होता है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के एक सूत्र में पिरोने की बात हो रही है, काम चल रहा है, उस पर लोग हैं भी, लेकिन उसको जागृत अवस्था में ले आने के लिए इतना बड़ा समारोह और आयोजन संतोष किया जा रहा है।
आशुतोष जी, हम तमिल से आए जो लोग हैं उनकी उत्सुकता की तो बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा भी कि उनका भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, लेकिन जो काशी के लोग हैं, जो मेजबान हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? आपने बात की, उनके मन में कितना उत्साह है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? संतोष, पिछले 4-5 दिनों में मैंने एक चीज देखा है कि अगर ये काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है तो इसमें कोई 2-2.5-3 हजार लोग जो है इस कार्यक्रम से संबद्ध हुए हैं, जिनको विभिन्न ग्रुपों में यहाँ पर ले आया जाएगा। लेकिन इसके अलावा काशी और कांची आपस में इतना रची बसी हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, धार्मिक प्रयोजनों के लिए, काशी में अपनी आस्था के लिए यहाँ पर हर वर्ष 1.5 से 2 लाख जो है श्रद्धालु साउथ इंडिया से आते हैं और वर्ष भर आते हैं, जो गंगा में अपनी निष्ठा रखते हैं, जो रामेश्वरम से चल करके यहाँ आते हैं, अपना पूजन कार्य करते हैं, यहाँ से गंगा जल ले जाकर के रामेश्वरम में उनका जलाभिषेक करते हैं। तो एक ऐसी रची बसी ये दुनिया है, उस दुनिया को जो है केवल चित्र पर अंकित करना था, उसे उकेरना था, उसकी मध्यम पड़ी लौ को जो है और तेज करनी थी। निश्चित रूप से काशी उत्साहित है इतने बड़े आयोजन को लेकर के, क्योंकि काशी का व्यवसाय, काशी का पर्यटन, उसका मूल आधार अगर तमाम क्षेत्र हैं तो उसमें दक्षिण भारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे यहाँ के फूल बेचने वाले हों, चाहे यहाँ पर पुजारी हो जो कर्मकांड करवाते हो, चाहे होटल व्यवसाय हो, चाहे टैक्सी व्यवसाय हो, बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थतंत्र भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसी जुड़े अर्थतंत्र को और मजबूती देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। संतोष जी, जिस अर्थतंत्र की आप बात करें इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जो बदलती हुई काशी है, जो चमकती हुई काशी है, ये जो लोग आ रहे हैं क्या एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे? जब वापस तमिलनाडु पहुंचेंगे, जो साउथ उसकी बात करें भारत की, तो वहां पर जाके ये प्रचार प्रसार करेंगे कि काशी अब बिल्कुल बदल चुकी है। बिल्कुल संतोष, अगर आप कहें तो आज के कोई जो है 10 वर्ष पहले श्रद्धालु जिस आस्था के साथ गंगा के किनारे आते थे, काशी में आते थे, वह श्रद्धा का जो मानस पर उनके अंकन होता था वह बहुत अच्छा नहीं होता था। साफ सफाई को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी एक धार्मिक श्रद्धालु के रुकने, बैठने, पानी पीने या कि तमाम सारी और जरूरतों के लिए, तो वो सारी सुविधाओं का अभाव होता था। इसलिए आते तो थे निष्ठा और धार्मिक अपनी आस्था के कारण, लेकिन जब जाते थे तो कोई अच्छा संदेश लेकर के नहीं जाते थे। लेकिन बदली हुई काशी, बदला हुआ काशी कॉरिडोर, बदली हुई काशी की सड़कों की व्यवस्थाएं, बदला हुआ उनका अभ्यागतों का स्वागत, निश्चित रूप से ये जिले जिले से, तमिलनाडु के जिन जिलों से एक एक व्यक्ति यहाँ पर आए हैं वो अपने अपने जिलों के निश्चित रूप से ब्रांड एम्बेसडर होकर के ही जाएंगे और काशी के बदलाव की कहानी को लेकर के जाएंगे। काशी के लिए एक प्रेरणा बन के जाएंगे कि काशी जाना और काशी में रहना अब और आनंददायक है और सुखदायक है। वहाँ के घाटों पर विचरण करना, वहाँ पर गंगा में स्नान करना अधिक स्वच्छ है। तो निश्चित रूप से ये ब्रांड एम्बेसडर जरूर होंगे। संतोष, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप 3000 से अधिक ब्रांड एम्बेसडर जब दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करेंगे काशी को लेकर, वाराणसी को लेकर, तो आशुतोष जी जिस अर्थतंत्र की आप बात कर रहे हैं उसी अर्थतंत्र से मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है धार्मिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं, धर्म की जब हम बात करते हैं, तो धार्मिक पर्यटन भी अपने आप में एक बड़ा रोजगार का क्षेत्र उभर कर सामने आ रहा है और इसीलिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। चाहे हम रामायण सर्किट की बात करें, महाभारत सर्किट की बात करें, बुद्धा सर्किट की बात करें, मथुरा सर्किट की बात करें, इनको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार का उद्देश्य यह है कि उन धार्मिक स्थानों में जहां पर आस्था भी है और पर्यटन के अवसर भी हैं, वहां पर पर्यटकों और आस्थावान श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़े, क्योंकि उनके आने से, उनके जाने से तमाम सारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जो वहाँ की रूरल अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है, जो वहाँ की व्यवस्था है, तमाम सारी चीज़ें हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, उनका भी विकास होता है। तो इसीलिए टारगेट किया जाता है हमेशा। मैं संतोष बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी कॉरिडोर का यहाँ पर उद्घाटन किया तो ऐसा पता चला कि जो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या वो कम से कम 100 गुने से भी अधिक हो चुकी थी। लोग देखने आते थे कि काशी कॉरिडोर आखिर किस तरह से बनकर के तैयार हुआ है। तो निश्चित रूप से पर्यटन के जो अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, वो चाहे धार्मिक पर्यटन के रूप में होगा या कि सामाजिक पर्यटन। युवाओं वाला देश है, युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? वो धर्म से तो जुड़े ही, लेकिन धर्म के साथ साथ क्या आपको लगता है कि उनके लिए काशी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके की अलग अलग संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी? देखिए, अगर वर्तमान सरकार
चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लगातार सरकारें दोनों दावा करती हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, और राज्य सरकार दोनों दावा करती हैं कि डबल इंजन की सरकार है, नीतियां हम ऐसी बनाएंगे। संतोष 55% से अधिक जो है युवाओं का ये प्रदेश और हमारा देश है। अगर इनको टारगेट करके कोई योजना बनाई जाती है जिसके पास असीम ऊर्जा है, अगर उनके लिए रोजगार के विभिन्न अवसर पैदा किए जाते हैं, केवल वो धार्मिक पर्यटन या पर्यटन उद्योग ही नहीं बल्कि नवाचार और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनेक वो संभावनाएं, अगर उनको लेकर के जो है सरकारें जो है काम करती हैं तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। वो बदलाव आएगा तब जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उनमें उनके कमाने की क्षमता बढ़ेगी तो उनकी खरीद की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने के लिए की क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन अधिक होगा तो लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसमें डबल इंजन ही नहीं, एक ट्रिपल इंजन, युवा इंजन जब लग जाएगा तो वो गति जो है और तेज पकड़ करके चलेगी। जी संतोष, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, और सिर्फ धर्म नहीं, सिर्फ संस्कृति की बात नहीं, इसमें रोजगार, पर्यटन की कई असीम संभावनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की और बात करते हैं एक और काशी से जुड़ी खबर की। उत्तर से दक्षिण के रिश्ते प्राचीन काल से ही काशी में विद्यमान है, वह चाहे पुराणों में हो या फिर पौराणिक ग्रंथों में या फिर आदि शंकराचार्य के रूप में हो। और यही कारण है कि इन रिश्तों को यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के जो वेद पाठी वो ब्राह्मण भी जानते हैं और उसकी मीमांसा भी करते हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम भले ही दक्षिण और उत्तर की चेतना को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का अवसर माना जा रहा हो, लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में दक्षिण और उत्तर का एक आंतरिक गहरा संबंध रहा है। इस वक्त हम हैं मोक्ष भवन के ही एक वैदिक महाविद्यालय में, जहाँ के छात्र हैं जो काशी और कांची के क्या पुराणों में जो है किस तरह से आंतरिक संबंध थे उनको जानने की कोशिश करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। काशी भारत के उत्तर दिशा में पड़ती है और ठीक इसके दक्षिण में कांची यह स्थित है। महाराज शंकराचार्य ने इन्होंने संपूर्ण उपदेश को काशी में बताया और अंतिम में मोक्ष के लिए कांची चले गए। जैसा कि अभी छात्र ने बताया, काशी का जो का है वो काशते प्रकाशते इति काशी, यह प्रकाशमान नगरी है, स्वयं प्रकाशित है अपने ज्ञान वैभव के कारण, अपने विशेष धार्मिक महत्व के कारण यह प्रकाशित है। तो ज्ञान प्रकाश के लिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने पहले अपने ज्ञान साधना का यह केंद्र बनाया और यहीं से अपने ज्ञान परंपरा को यहाँ से उद्भावित किया। कांची का जो संबंध है वहाँ कमुकांतौ से है। वहाँ की कमनीयता, सौंदर्य, भक्ति प्राधान्य होने के कारण वहाँ की कमनीयता है, सौंदर्य है। ये जो तमिल समागम हो रही है ये सप्तर्षियों से संबंधित है और अगस्त ऋषि ने तमिल भाषा का प्रतिपादन किया। काशी ज्ञान की नगरी है। ज्ञान की सुंदरता को अगर देखा जाए तो कांची को कमनीय माना जाता है। ज्ञान जब सुंदर होता है तो निश्चित रूप से परिवर्तनकारी होता है, मोक्षदायी होता है, और इसी ज्ञान और कमनीयता को प्राप्त करने के लिए काशी तमिल संगमम अपनी प्रगति पर है। काशी उत्सुक है, आतुर है यहाँ पर अपने तमिल लोगों का स्वागत के लिए। और इसके साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, वाराणसी। पार्वती तो ये थी बात काशी की, लेकिन अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।
ईटानगर का ग्रीनफील्ड डोनीपोलो हवाई अड्डे को 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यह क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन विकास के लिए एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। साथ ही 8,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। और काउंटर टेररिज्म पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी आतंकवादी हमलों का एक समान विरोध होना चाहिए और कार्यवाही भी एक जैसी होनी चाहिए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन समापन सत्र में भाग लेंगे। वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था कि भारत का 6 सूत्रीय एजेंडा भी पेश किया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किस तरह दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम कर रहा है आतंकवाद। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजहों से हमने हजारों कीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely.
आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समान एकीकृत रवैये से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक और व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। 2 दिवसीय सम्मेलन में 72 देशों के 450 से ज्यादा प्रतिनिधियों और मल्टीनेशनल एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने का ये एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में आयोजित 23वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में शिरकत की। लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा शून्य राशि का खेल नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सामूहिक उद्यम सभी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ भारत की साझेदारी संप्रभु, समानता और आपसी आर्थिक विकास पर आधारित है। उनका मानना है कि बहुसंरेखित नीति से साझा जिम्मेदारी और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो आने वाले समय के लिए सुरक्षित, महफूज और न्यायपूर्ण हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे कई बहुपक्षीय संगठन वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसे साझा हितों और सभी के लिए साझा सुरक्षा के स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है। और अब बात करेंगे प्रयागराज की। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज 37वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। लगभग 42 किलोमीटर की ये दौड़ प्रयागराज के आनंद भवन से प्रारंभ होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त हो गई। मैराथन दौड़ में पूरे देश भर से 560 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 480 पुरुष और 80 महिलाएं। इस मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि यह मैराथन दौड़ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित की जाती है। इस दौड़ के विजेता को प्रथम पुरस्कार में 2 लाख, द्वितीय विजेता को 1 लाख और तृतीय स्थान पाने वाले को 75,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप मिलेंगे। जो हमारी जो है इंदिरा गांधी मैराथन का कार्यक्रम का आयोजन है, ये निरंतर 37 वर्षों से लगातार हो रहा है। ये आयोजन देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद सन 1985 से प्रारंभ हुआ है, उनकी स्मृति में। और उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन को निरंतर कर रही है, उसी के क्रम में आयोजन हुआ है। ये मैराथन देश की सबसे बड़ी मैराथन है और इसमें प्रतिभाग करने के लिए देश भर से खिलाड़ी आते हैं। इसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अन्य 10 लोग खिलाड़ी ऐसे होंगे, उनको पुरस्कार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार देगी। प्रथम को 2 लाख रुपए, द्वितीय को 1 लाख रुपए, तृतीय को 75,000 और जो 10 ऐसे होंगे उनको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि देगी। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है और हमारा खेल विभाग इस आयोजन को निरंतर 37 वर्षों तक करते चला आ रहा है। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं।
प्रधानमंत्री ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। और ईटानगर का ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है विकसित। और प्रयागराज में 37वें अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का किया गया आयोजन। लगभग 42 किलोमीटर की दौड़ प्रयागराज के आनंद भवन से प्रारंभ होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर हुई समाप्त। तो इन्हीं खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।